हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक, इस चैप्टर को रीड करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, टर्म क्या होते हैं, फिर लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमको इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे। तो अब हमको जानना क्या है? पहले तो हमको जानना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे अगर हम लिखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को, अच्छा उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। में वेरिएबल क्या होता है? जो हम लोग ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, ठीक, या एक्स हो गया हमारा, वाई हम लेते हैं, जेड लेते हैं। जो हम ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी अल्फाबेट इसमें यूज करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है। तो ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे चेंज होती रहती है, किसी की कांस्टेंट नहीं होती है, फिक्स्ड कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए जो हम कोई भी लेटर लेते हैं, चाहे ए ले, चाहे बी ले, चाहे सी या एक्स वाई जेड जो भी हम लेते हैं, ये सब वेरिएबल्स में आते हैं। किस में आते हैं? वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। ठीक, अब वेरिएबल हम जान गए। अब देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आई। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब वो जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है। जैसे कि अगर हम 4 ले लें, 4 लिख दिया, 7 हो गया, 10 हो गया। तो ये जो नंबर वाले पार्ट होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो वेरिएबल्स क्या थे? वेरिएबल से ए बी सी एक्स वाई जेड वो वेरिएबल्स थे जिनकी वैल्यू चेंज होती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स में आ जाते हैं कांस्टेंट। 4 हो गया, 5 7 9 11, ये सब हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो वेरिएबल जान गए और कांस्टेंट आपने जान लिया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू लिखा जाता है। जैसे अगर हम लिख दें 2x माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3z क्यूब, अगर हम इस तरह लिख दिया हमने, तो ये क्या होगा? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या है ये? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये देख रहे हैं आप 2x, इसके बीच में माइनस की साइन है, यहाँ 2 और x को मल्टीप्लाई किया गया है तो 2x हो गया है। फिर माइनस 4y स्क्वायर है, ठीक, फिर माइनस 3z है। तो जहां वेरिएबल और कांस्टेंट को प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा या डिवीजन के द्वारा, इस चारों से जब कंबाइन करके, इस चारों से जोड़ के जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को लिखते हैं तो वो हमारा क्या मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। यहाँ जैसे 2 और y, 2 को y में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक, फिर यहाँ 4 और y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन उसके सामने कौन सा सिंबल है? माइनस का। ठीक है, तो जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती है जब हम
वेरिएबल और कांस्टेंट को किसके किसके द्वारा, चाहे माइनस हो या प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ये चार ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करके जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इस चारों को यूज करके जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं तब हमारा क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, अब टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हमने लिया 4x² माइनस 3y³ प्लस 5z, ये हो गया। अब इसमें हम अगर टर्म्स की बात करें, टर्म्स क्या होता है, जो एक एक जहां प्लस या माइनस का सिंबल है लगा हुआ, जैसे अगर हम देखें 4x², ये हमारा एक टर्म हो जाएगा। उसके बाद माइनस का सिंबल है, फिर क्या है 3y³, ये एक दूसरा टर्म हो जाएगा। फिर प्लस 5z है, तो ये एक तीसरा टर्म हमारा हो जाएगा। तो टर्म्स क्या होते हैं, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं हम। ये एक पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, ठीक है। इसको ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। जब हम इस एक्सप्रेशन को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, जैसे एक हो गया 4x हमारा, एक हो गया 3y³, एक हो गया 5z, ये तीन पार्ट में हमने बांट दिया। तो हर एक जो एक एक पार्ट आता है ये एक एक टर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4x² एक टर्म हो गया, 3y³ दूसरा टर्म हो गया, 5z तीसरा टर्म हो गया। तो ये सारे जो है वो टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है, जब उसको अलग अलग पार्ट में बांटते हैं तो अब हमारे टर्म्स मिलते हैं, ठीक है। तो टर्म्स आपको आ गया होगा समझ में, टर्म्स क्या होते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इज लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स, अभी आपने टर्म्स के बारे में देखा। लाइक टर्म्स देखते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं। जैसे अगर हम यहां लिख दें 4x और इसी के बगल में लिख दें 5x, अब बताइए यहाँ 4x है यहाँ 5x, दोनों का जो वेरिएबल पार्ट, ये तो हो गया क्या कांस्टेंट पार्ट, यहाँ 4 है यहाँ 5, वेरिएबल पार्ट क्या है, यहाँ x है यहाँ भी x है। तो जो अगर वेरिएबल पार्ट दोनों का सेम होता है, वेरिएबल पार्ट दोनों का सेम होता है, तब लाइक टर्म हो जाते हैं। यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x की पावर 1 यहाँ भी है, x की पावर 1 यहाँ भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाते हैं। अगर हम इसी का कंपैरिजन करें, जैसे अगर 4x ले लें और 7x² ले लें, ये 4x हो गया, ये 7x², यहाँ x है यहाँ x² है, तो क्या ये दोनों अब सेम है, क्या ये दोनों अब सेम है, सेम है नहीं है, क्योंकि यहाँ x है यहाँ x² है, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। समझ में आई बात, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स का कुछ और एग्जांपल, जैसे अगर हम ले लें, जैसे अगर हम लिखते हैं 3xy और दे दिया अगर 5yx, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गए। यहाँ देखिए 3x और y था, यहाँ 5y और x है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है। तो ऑर्डर भले ही चेंज हो सकता है, x पहले आ सकता है या y पहले आ सकता है, लेकिन अगर
दोनों वेरिएबल का पावर सेम है और दोनों वेरिएबल सेम है, तब ये लाइक टर्म्स हो जाते हैं। तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स कब होते हैं? जब वेरिएबल वाला पार्ट सेम होता है, पावर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अगर लें हम, 4x² y और 7xy², अगर हम ये लिखते हैं, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है और y है, यहाँ x है, y का स्क्वायर है, यहाँ y का स्क्वायर है, यहाँ x का स्क्वायर है, दोनों सेम हुआ? नहीं है। अब तो जब दोनों सेम नहीं है तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। तो बात इतनी समझ में आ गई होगी कि जब जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा अगर वो सेम है तब लाइक टर्म्स होते हैं, अगर नहीं सेम है तो लाइक टर्म्स नहीं होंगे, तब अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज सिंपल थी, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री क्या होती है? जब अगर एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करते हैं, 2x³ प्लस 4x² प्लस 9y अगर हम लिखते हैं तो यहाँ ये देखिए y के जगह अगर हम y के जगह हम 9x ही लिखते। ठीक, ये हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ x³ है, x² है, यहाँ x है, तीनों जगह वेरिएबल x है। अब ये बताइए x की सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें? यहाँ x³ है, यहाँ x2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, तो पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो x3, x2, x1। अब ये बताइए इसमें x की सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है? 3 है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी हो जाती है डिग्री। तो हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 3। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है। इतना बस, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं। तो एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी, हम वेरिएबल खोजेंगे, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर y⁴ प्लस 4 y⁴ प्लस 3y³ यहाँ पे माइनस कर दिया, y⁴ प्लस 4y⁴ माइनस 3y⁴। अब यहाँ बताइए वेरिएबल तो y है, यहाँ y⁴ है, y⁴ है, y⁴ है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री जो हो जाएगी इसकी, तो y की सबसे बड़ी पावर क्या है? 7 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 7। लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 7। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? कोफिशिएंट टाइम। अगर एक हम टर्म लिखते हैं 12a² b (12ab²c³) अगर ये है, अगर इसमें हमको कोफिशिएंट बताना है। अब पहले तो देख लेते हैं ये कौन सा पार्ट होता है? ये होता है न्यूमेरिक। और ये कौन सा पार्ट होता है? ये होता है लिटरल। ये हो गया न्यूमेरिक और ये हो गया लिटरल। तो जो नंबर होता है वो चला जाता है न्यूमेरिक पार्ट में, और जो ABCD जो हमारे
वेरिएबल पार्ट होता है, इसको हम लिटरल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जान गए होंगे। जो नंबर वाला पार्ट होता है वो होता है न्यूमेरिक, और जो अल्फाबेट होता है वो लिटरल। ठीक है, अब आइए इसमें अगर हमको कोई पूछ दे कि कोफिशिएंट ए बी स्क्वायर सी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो अगर पूछे किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पूछता है किसका, यहां पे अगर कोफिशिएंट ऑफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए बी स्क्वायर सी क्यूब, तो इस नंबर में ए बी स्क्वायर सी क्यूब को छोड़ के और क्या बचा हमारा 12 बचा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 12। बात समझ में आई? जैसे ये पूरा एक टर्म ये था 12 ए बी स्क्वायर सी का क्यूब, और इसमें हमको पूछा था ए बी स्क्वायर सी क्यूब का कोफिशिएंट क्या था, तो जितना ये पूछा है, जितना क्वेश्चन में दिया है, उसको छोड़ के बाकी जो पार्ट बचता है वो कोफिशिएंट में आ जाएगा, उसको हम लोग यहाँ कोफिशिएंट में लिख देंगे। जैसे 12 ए बी स्क्वायर सी क्यूब था, तो ए बी स्क्वायर सी क्यूब का कोफिशिएंट पूछा था, मतलब इस पूरे का कोफिशिएंट था पूछा। अब क्या बचा, ये 12 ही तो बचा, तो ये 12 आ जाएगा कोफिशिएंट में। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जाम्पल में और हम लिखें अगर 4x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक, और पूछ देता है कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट, x क्यूब का, ओ सॉरी, आइए एक फिर से एग्जांपल लिख लेते हैं 4x स्क्वायर वाई क्यूब। तो कोफिशिएंट हमको निकालना है, इसका कोफिशिएंट हम निकालें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, हमारा टर्म था 4x स्क्वायर वाई का क्यूब, 4x स्क्वायर वाई का क्यूब। अब इसमें किसका कोफिशिएंट पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या बचा, क्या 4 बचा, और इधर वाई क्यूब बचा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे हमारा ये एक टर्म दिया था और पूछा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो सब बचा वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, उसको हम उसके कोफिशिएंट में लिख देंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है और पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं मोनोनोमियल क्या होता है। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होता है, एक टर्म होता है, वो आते हैं हमारे मोनोनोमियल में। जैसे एक एग्जांपल ले लें, अगर हम 4x स्क्वायर वाई, ये केवल एक टर्म है, तो ये हो गया मोनोनोमियल में। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म है वो मोनोनोमियल में आ जाएंगे। बाइनोमियल में अगर हम इसको लिखें 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x क्यूब, ये कर दिए। यहां देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों के बीच में सिंबल क्या है, प्लस का है। तो जब
दो टर्म होते हैं तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक, एक टर्म था तो मोनोनोमियल, दो टर्म थे तो बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में तीन टर्म, 4y³ प्लस 7x³ प्लस 5a का स्क्वायर, इसमें तीन टर्म हो गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो जब तीन टर्म होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? ट्राइनोमियल। तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल, एक टर्म वाले को मोनोनोमियल। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक टर्म वाले को मोनोनोमियल, दो वाले को बाइनोमियल, तीन वाले को ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जब तीन से ज्यादा टर्म होते हैं, जैसे x² प्लस 4ab प्लस 3 37y प्लस 5z। इसमें देखिए तीन से ज्यादा टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो जब तीन से ज्यादा टर्म होते हैं, चार टर्म हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, सात हो सकते हैं, जो भी तीन से ज्यादा टर्म जो आएंगे वो पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। तो तीन से ज्यादा टर्म जब होते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी कोई वो नहीं है, तीन से ज्यादा होना चाहिए, और कितना भी हो सकता है, वो सब पॉलिनोमियल में आएगा। ठीक है, तीन तीन के आगे चार हो जाए, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सो ऑन, ये सब पॉलिनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रहेगा कि जब लाइव टर्म्स होंगे तभी हम एक्सप्रेशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर अनलाइव टर्म होंगे तो वो ना ही माइनस हो पाएंगे, ना ही वो ऐड हो पाएंगे। ठीक है, अगर हम जैसे एग्जांपल लें 2x माइनस 7y प्लस 4z, ठीक है, इसको अगर हमारा क्वेश्चन था, मान लीजिए ऐड दिस एंड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इन दोनों को जोड़ना है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक ये है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे? पहले तो हम कॉलम मेथड में इसको लिख लेंगे, जैसे 2x माइनस 7y प्लस 4z, इस तरह हमने इसको कॉलम मेथड में लिख लिया। ठीक है, फिर उसके नीचे दूसरा वाला एक्सप्रेशन ये हमने लिख लिया। अब ये इस एक्सप्रेशन को याद रहे, x वाले के नीचे x वाला लिखेंगे, y के नीचे y वाला, z के नीचे z वाला। ठीक है, तभी, क्योंकि लाइव टर्म्स ही प्लस होते हैं और माइनस होते हैं, लाइव टर्म्स प्लस या माइनस नहीं हो सकते। तो इसके नीचे 4x फिर प्लस 10y माइनस 5z। अब हम इसको प्लस करेंगे। अब देखिए 4 प्लस 4 और माइनस 5, वेरिएबल तो सेम है, z दोनों में सेम है वेरिएबल, तो वेरिएबल्स का कुछ नहीं करेंगे। आगे जो नंबर वाला पार्ट है उसको प्लस चाहे माइनस कर लेंगे। तो प्लस 4 और माइनस 5, तो प्लस 4 है और माइनस 5 है, दोनों की साइन अलग है, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, आंसर 1। और बड़े की साइन, तो 5 की साइन माइनस में थी तो माइनस 1, तो 1 लिखते नहीं है तो माइनस z हो गया। फिर यहां देखिए -7 और प्लस 10, -7 और प्लस 10, तो 10 माइनस 7 हो जाएगा 3,
और 10 की साइन क्या है, प्लस में है, तो हो जाएगा +3y। ठीक है, और देखिए 2x है और 4x, 2x और 4x है, तो 2x और 4x हो जाएगा 6x। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया एडिशन। एडिशन में वेरिएबल वाला पार्ट नहीं देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल पार्ट जब सेम होता है, सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये थी तो उसको हमने कॉपी कर लिया, उसी के नीचे दूसरे को भी कॉपी कर लिया। याद रहेगा x वाले टर्म के नीचे x वाला ही लिखेंगे, y के नीचे y वाला और z के नीचे z वाला, ऐसे लिख के फिर दोनों को आगे के जो नंबर रहेंगे उनको प्लस कर देंगे हम, जो आंसर आएगा उसको ऐसे लिख देंगे। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल माइनस वाला। माइनस जब करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तब कैसे करेंगे? क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट 4x माइनस वाई प्लस z फ्रॉम 7x माइनस 3y प्लस 4। क्वेश्चन है 4x माइनस वाई प्लस जेड को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 7x माइनस 3y प्लस 4z में से सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फ्रॉम वाला पार्ट हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा पहले ऊपर लिखते हैं। तो पहले इसको 7x माइनस 3y प्लस 4z को हमने लिख लिया। अब इसके नीचे जो माइनस करना है उसको लिखेंगे, तो 4x माइनस वाई प्लस z। अब हमको माइनस करना है। तो जब एक चीज याद रहे, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, जब माइनस करते हैं, तो नीचे वाले जो भी टर्म्स हैं उन सबों की साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है उसके जो भी टर्म्स हैं उन सबों की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये 4x प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाई था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस जेड था तो ये माइनस जेड हो जाएगा। ये चीज प्लस में नहीं करते, माइनस में करते हैं। माइनस में क्या होगा? नीचे वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा उसके टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ 4 क्या था? प्लस में था तो ये माइनस हो गया, माइनस वाई था तो ये प्लस वाई हो जाएगा, अब प्लस जेड था तो ये माइनस जेड। अब हम लोग जो पहले वाली साइन थी इसको नहीं मानेंगे, अब जो नई साइन लिखे हैं उसके हिसाब से इसको ऐड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते। प्लस 4z था, प्लस 4z है और माइनस z है, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 3z। ये हो गया। ठीक, आते हैं उसके आगे आते हैं। माइनस 3y और प्लस y, माइनस 3y है और प्लस y है, तो क्या करेंगे? माइनस 3 और प्लस 1, तो 3 माइनस 1 हो गया 2 और साइन हो जाएगी 3 की, तो हो जाएगा माइनस 2y। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्लस 7x था, प्लस 7x था और माइनस 4x था, तो 7 माइनस 4 3x हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो एडिशन में यहाँ साइन चेंज नहीं होती है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो नीचे वाला जो भी एक्सप्रेशन होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। हर एक टर्म की हम साइन चेंज कर देते हैं, उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपने एडिशन भी जान लिया,
सब्सट्रैक्शन भी जान लिया। अब इसके बेसिस पे जो भी एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। थैंक यू।